नमस्कार छात्रों, मैं आरती यादव। आज हम हिंदी लोक भारती 10वीं कक्षा पाठ क्रमांक 10 का अध्ययन करेंगे। छात्रों, आज का जो हमारा पाठ क्रमांक 10 ठेस, यह एक पूरक पठन है। इसके लेखक फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं, जिनका जन्म 1921 पूर्णिया बिहार में हुआ है। इनकी मृत्यु 1977 में हुआ है। इनका प्रमुख परिचय। हिंदी कथाधारा का रुख बदलने वाले फणीश्वर नाथ रेणु जी को आज़ादी के बाद के प्रेमचंद्र की संज्ञा दी जाती है। आपकी कहानियों और उपन्यासों में आंचलिक जीवन की धुन, गंध, लय, ताल, सुर, सुंदरता, कुरूपता स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। आपकी भाषा शैली में एक जादुई असर मिलता है। बच्चों, इनकी कुछ प्रमुख कृतियां भी हैं, जैसे मैला आंचल, परती परी कथा, जुलूस जो एक उपन्यास है, एक आदिम रात्रि की महक, ठुमरी, अच्छे आदमी, ये क्या है बच्चों? कथा संग्रह, ऋण, जल, धन जल, नेपाली क्रांति कथा, यह जो है रिपोर्ताज है, आदि जो है इनकी प्रमुख कृतियां हैं। चलो बच्चों, अब हम अपने पाठ पर चलते हैं। खेती बाड़ी के समय गांव के किसान सिरचन की गिनती नहीं करते। लोग उसको बेकार ही नहीं, बेगार समझते थे। बेगार यानी बिना मजदूरी के जबरदस्ती लिया गया काम, उसे बेगार कहते हैं। इसलिए खेत खलिहान की मजदूरी के लिए कोई नहीं बुलाने जाता है सिरचन को। किसको? सिरचन को। क्या होगा उसको बुलाकर? दूसरे मजदूर खेत पहुंचकर 1/3 काम कर चुकेंगे, तब कहीं सिरचन राय हाथ में खुरपी डुलाता दिखाई पड़ेगा। पगडंडी पर तौल तौल कर पांव रखता हुआ धीरे धीरे मुफ्त में मजदूरी देनी हो तो और बात है। मतलब कि जो बाकी मजदूर होते थे, जब वो अपने खेत में जो काम करने का समय होता था, खेत में आधे से ज़्यादा काम कर लेंगे, तब कहीं जाके सिरचन जी खेत में पहुंचते थे, वो भी बड़े आराम से, हाथ में खुरपी डुलाते हुए। खुरपी यानी जो घास को खोदने वाला एक हथियार, एक औजार होता है, उसे खुरपी कहते हैं। तो उसको डुलाता हुआ वो खेत में पहुंचेगा। लेकिन एक समय था, आज सिरचन को मुफ्तखोर, कामचोर या चटोर कह लो। मुफ्तखोर यानी मुफ्त में खाने वाला, कामचोर यानी काम चोरी करने वाला, काम न करने वाला, चटोर यानी जीभ का चटकारा मस्त अच्छा अच्छा खाना खाने को चाहिए, उसे चटोर कह ले। एक समय था जब उसकी मड़ैया के पास बाबू लोगों की सवारियां, बाबू लोगों की यानी बड़े बड़े लोगों की गाड़ियां आकर उसके झोपड़ी के, मड़ैया के सामने यानी झोपड़ी के सामने आकर खड़ी रहती थी। लोग उसे पूछते ही नहीं थे, उसकी खुशामद भी करते थे। खुशामद करना यानी चापलूसी करना, उसको मस्का पालिश लगाते थे। एक समय ऐसा भी था जब लोग सिरचन की चापलूसी यानी उसके आगे पीछे उसको मस्का पालिश भी लगाते थे। बच्चों, जैसा हमने पहले पढ़ा, एक समय था जब उसकी मड़ैया के पास बाबू लोगों की सवारियां बंधी रहती थी। अर्थात बच्चों, मड़ैया यानी सिरचन की झोपड़ी, बाबू लोगों की सवारियां यानी बड़े बड़े लोगों की जो गाड़ियां थी, वो सिरचन की झोपड़ी के सामने आकर रुक जाती थी। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े लोगों को जो भी चिक और चटाई वगैरह बनवानी होती थी, तो वो किससे बनवाते थे? सिरचन से बनवाते थे। क्यों? क्योंकि पूरे इलाके में सिरचन के जैसा कोई नहीं था। एक दिन का समय निकालकर चलो, यानी लेखक सिरचन के घर पर जाता है और कहता है कि एक दिन का समय निकालकर मेरे घर पर चलो। क्यों? क्योंकि बड़े भैया की चिट्ठी आई है शहर से। सिरचन से एक जोड़ा चिक बनवाकर भिजवा दो। अर्थात एक जोड़ा चिक बनवाकर कहाँ भिजवाना है? बड़ी भैया के पास भिजवाना है। इस तरह कौन निवेदन करता है? लेखक। मुझे याद है, यानी लेखक को यह बात याद है कि जब भी उनके घर पर कोई काम काज होता था सिरचन से, और सिरचन को बुलाना पड़ता था, तब मेरी माँ यानी लेखक की माँ जब कभी सिरचन को बुलाने के लिए कहती, मैं पहले ही पूछ लेता
भोग क्या क्या लगेगा, यानी जिस तरह हम भगवान को भोग लगाते हैं। तुमने अभी सुना होगा कि लड्डू गणपति बप्पा को भोग लगाना है तो किस चीज़ का भोग लगता है, मोदक का, लड्डू का। तो इस तरह सिरचन को किस तरह खुश करना है, किस तरह उसकी खुशामद करनी है, तो हमें क्या क्या भोग लगाना पड़ेगा। तब माँ क्या कहती थी, माँ हंसकर कहती है, जा जा बेचारा मेरे काम में पूजा भोग की बात नहीं उठाता कभी, यानी माँ उस बात को टाल देती और पूजा भोग की बात कहकर वो छोड़ देती। इसी तरह एक घटना लेखक के गांव में और घटी थी। वो क्या थी, पड़ोसी गांव के पंचानंद चौधरी, यानी पास के ही गांव के जो पंचानंद चौधरी थे, उनके छोटे लड़के को एक बार मेरे सामने ही बेपानी कर दिया था। यानी एक बार उनके छोटे लड़के को बेपानी करना यानी बेइज्जत करना, इज्जत लेना, बेइज्जती करना। तो सिरचन ने तुम्हारी भाभी ने कहा, क्या कहा था कि तुम्हारी भाभी नाखून से काटकर तरकारी परोसती है और इमली का रस डालकर कड़ी तो हम मामूली लोगों की घरवालियां बनाती है। अर्थात पंचानंद चौधरी के यहाँ जब सिरचन काम करने गया था तब उसके छोटे लड़के की जो को बेपानी करे ने इज्जत उतार दी थी। क्यों इज्जत उतारी थी, क्योंकि वहाँ पर खाने के लिए उसे क्या मिला था, तरकारी नाखून से काट कर यानी एकदम छोटा छोटा कट करके भाजी बनाया गया था। और जो कढ़ी बनाई गई थी उसमें दही न डालकर क्या डाला गया था, इमली का पानी। तो सिरचन का कहने का अर्थ था कि इमली का पानी डालकर कढ़ी में जब खट्टापन डालना होता है तो उसमें जो है उनके घरवालियाँ यानी उनके घर के और की जो औरतें होती हैं वो इस तरह बनाती हैं। तो तुम्हारी भाभी, तुम तो बड़े लोग हो, तुम लोगों ने ऐसा क्यों बनाया इमली का रस डालकर, आपको दही डालकर खट्टा करना चाहिए था, आपने इमली का पानी डालकर खट्टा क्यों किया। इस तरह तो हम गरीब लोगों के घर में कढ़ी बनती है। तो इस प्रकार तुम्हारी भाभी ने कहाँ से बनाना सीखा, यानी कि इस तरह कढ़ी बनाना कहाँ से सीखा था, हम लोगों के घर से सीखा है क्या, यानी गरीब लोगों के घर से सीखा है क्या, यानी आपके बड़े घर की औरतें जो है हम छोटे लोगों के घर से सीखा है इस तरह कढ़ी बनाना क्या। तो इस तरह जो है सिरचन ने पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के की बेइज्जती की थी। तो अब हम आगे चलते हैं बच्चों। इसलिए सिरचन को बुलाने से पहले मैं माँ से पूछ लेता। सिरचन को देखते ही माँ हुलसकर कहती, हुलसकर यानी खुश होकर, क्या कहती, आओ सिरचन, आज नेनू मथ रही थी। नेनू यानी मक्खन, मक्खन को जो जिस हांडी में हम माठा बनाते हैं ना, मथते हैं, उसको मिक्स करना, फेंटना, तेजी से लकड़ी के साथ चलाना। तो मैं आज क्या कर रही थी, नेनू मथ रही थी, यानी दही निकाल रही थी, मक्खन निकाल रही थी। तो तुम्हारी याद आई, घी की हांडी खरोवन के साथ चूड़ा तुमको बहुत पसंद है ना, यानी कि हांडी यानी मिट्टी का जो हंडा होता है, मटका होता है, जो हम लोग देखो कभी कभी दशहरे में या घर में यूज़ करते हैं, तो वो मिट्टी का जो छोटा सा बर्तन होता है वो, जब उसको मथ रही थी तो उसमें घी खरा रही थी, यानी घी पका रही थी, घी बना रही थी, तब मुझे तुम्हारी याद आई। क्यों याद आई, क्योंकि तुमको जो है वो खरोवन और चूड़ा दोनों तुमको बहुत पसंद है, इसलिए मुझे तुम्हारी याद आई। और दूसरा काम क्या था, दूसरा काम था कि बड़ी बेटी ने ससुराल से संवाद भेजा है। संवाद यानी खबर भेजना, समाचार, यानी बड़ी बेटी के घर से ससुराल से खबर आई है। क्या खबर आई है, उसकी ननद रूठी हुई है, यानी उसकी ननद जो है नाराज है। क्यों नाराज है, उसे मोथी के शीतल पाटी के लिए, यानी उसको क्या चाहिए, मोथी की शीतल पाटी। मोथी यानी एक प्रकार की क्या होती है बच्चों, घास होती है, और उसकी जो है अच्छी सी चटाई बनती है। और सिरचन को यह कला बहुत अच्छी तरह से आती थी और वह उस घास के द्वारा चिकनी और पतली चटाई बनाने की कला जो है सिरचन को आती है। और उसी चटाई के लिए उसकी ननंद जो है, उनकी बड़ी बेटी की जो ननंद है, वो रूठी हुई थी, नाराज थी, उसको वो चटाई चाहिए थी, इसलिए वो नाराज थी। तो बच्चों अब हम आगे चलते हैं। इस प्रकार सिरचन अपनी पनियाही जीभ को संभालकर हंसता और कहता कि घी की सौंधी सुगंध सूंघ कर आ रहा हूँ काकी,
नहीं तो इस शादी ब्याह के मौसम में दम मारने की भी छुट्टी कहाँ मिलती है। अर्थात बच्चों, पनिया ही जीभ यानी ललचा कर। तो जिस तरह हमें कोई चीज़ देखकर, कोई वस्तु देखकर लालच होती है, उसी तरह सिरचन भी पनिया ही जीभ यानी ललचा कर हंसते हुए कहता है कि मैं आपके घर पर घी की सूंधी सूंधी खुशबू सूंघता हुआ आया हूँ। मुझे फुर्सत नहीं है, क्योंकि जो मौसम चल रहा है वो शादी ब्याह का है, और शादी ब्याह के मौसम में लोग मुझसे चिक और चटाई ये सारी चीज़ें बनवा कर बेटी के माई ससुराल या अपने नात रिश्तेदार के इधर भेजते हैं, तो मुझे फुर्सत नहीं मिलती। तो इस प्रकार सिरचन ने लेखक की माँ को जवाब दिया। सिरचन जाति का कारीगर है। मैंने घंटों बैठकर अपने काम करने के ढंग को देखा, यानी कि सिरचन क्या है, कारीगर है, और जो उसका काम करने का तरीका है, जो उसका काम करने का ढंग है, वो एकदम ही अलग है। कैसा है? एक एक मोती और पटेर को हाथ में लेकर बड़े जतन से उसकी कूची बनाता, फिर कूचियों को रंगने से लेकर सुतली सुलझाने में पूरा दिन समाप्त। काम करते समय उसकी तन्मयता में जरा भी बांधा पड़ी तो गेहूं साफ की तरह फुफकार उठता। फिर किसी दूसरे से करवा लीजिए काम। सिरचन मुंह जोर है, काम चोर नहीं। अर्थात बच्चों, यहाँ पर कहने का अर्थ हुआ मोती और पटेर। ये क्या है बच्चों? एक प्रकार की घास होती है जो जलाशयों में यानी तालाबों में सरकंडे की जाति का एक पौधा होता है, और उसकी पत्तियों से जो है चटाइयाँ बनाई जाती है। तो इस तरह वो उनकी कूची यानी झाड़ू बनाता, और उन झाड़ुओं से कलर करता, और उन कलर के द्वारा अच्छी अच्छी चटाइयाँ, मौनी, ये सारी चीज़ें बनाई जाती। और वो जो काम करता बड़े ध्यान से, बड़े लगन से करता, उसका ध्यान ज़रा भी इधर उधर भटकता नहीं है। और अगर किसी ने उससे छेड़छाड़ की यानी उसका ध्यान भंग हुआ, तो वो गेहूं साफ की तरह जो है फुफकारने लगता। गेहूं साफ की तरह फुफकारना यानी गुस्से में आग बबूला हो जाना, एकदम गुस्सा आ जाता, और गुस्से में क्या कहता कि ये काम तुम दूसरे से करवा लो, मुझसे नहीं होगा, क्योंकि तुम लोग मुझे काम करने नहीं देते। तो इस प्रकार लेखक के कहने का अर्थ हुआ कि सिरचन जो है मुंह जोर है, कामचोर नहीं है। यानी वो अपना काम बहुत मन से करता है, वह जो है कामचोरी नहीं करता, लेकिन जो भी काम करता है अच्छे से करता है, पर वो किसी की बात बर्दाश्त नहीं करता। इस तरह हमें लेखक ने समझाया है। इस प्रकार बच्चों, सिरचन जो है वो मुंह जोर है, कामचोर नहीं है। बिना मजदूरी के पेट भर भात पर काम करने वाला कारीगर है सिरचन। दूध में कोई मिठाई न मिले तो कोई बात नहीं, किंतु बात में जरा भी झाला वह नहीं बर्दाश्त कर सकता। झाला अर्थात बच्चों तीखापन, यानी कि अगर किसी ने अकड़ कर बात की तो वो उसको सहन होने वाला नहीं है, वो तुरंत उस चीज़ का जवाब दे देगा। सिरचन को लोग चटोर भी समझते हैं। तली बघरी हुई तरकारी, दही की कड़ी, मलाई वाला दूध, इन सब का प्रबंध पहले कर लो, तब सिरचन को बुलाओ। अर्थात बच्चों, सिरचन जो है खाने पीने का शौकीन है। वो चटपटी चीज़ें खाने का उसको बहुत शौक होता था, इसलिए उसे तली बघरी हुई तरकारी यानी तेलों में बनाई गई अच्छे से बनाकर, और इमली का पानी नहीं, दही डालकर कढ़ी बनी हुई, मलाई वाला दूध यानी दूध पर मलाई होनी चाहिए। इस प्रकार जो है वो खाने पीने का बहुत शौकीन था। तब सिरचन को बुलाओ, दुम हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा। यानी इस तरह अगर खाने पीने की व्यवस्था कर दी गई तो सिरचन जो है बड़ी आसानी से, आराम से दुम हिलाता हुआ, यानी जैसे कुत्ता अपने मालिक को देखता है तो दुम हिलाने लगता है ना, अपनी पूंछ हिलाने लगता है, उसी तरह सिरचन भी आराम से वो काम करने के लिए तैयार हो जाता था। खाने पीने में चिकनाई की कमी हुई कि काम की सारी चिकनाई खत्म, यानी अगर जरा सा भी लापरवाही हुई खाने पीने की चीज़ों में तो वो जो है बेमन का काम करता था, और काम अधूरा रखकर उठ जाता था, और उठकर चला जाता, खड़ा हो जाता और वो काम छोड़कर चला जाता था। तो बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। आज तो अब अधकपाली दर्द से माथा टनटना रहा है। थोड़ा सा रह गया है, किसी दिन आकर पूरा कर दूंगा। किसी दिन माने कभी नहीं। मोती, घास और पटेर की रंगीन शीतल पाटी, बांस की तीलियों की झिलमिलाती चिक, सतरंगे डोर की मोढ़े,
भूसी चुन्नी रखने के लिए मूंछ के रस्सी के बड़े बड़े जाले, हलवाओं के लिए ताल के सूखे पत्तों की छतरी, टोपी तथा इसी तरह के बहुत से काम हैं जिन्हें सिरचन के सिवा गांव में और कोई नहीं जानता। अर्थात बच्चों, जब कभी काम करते करते सिरचन का सर पकड़ लेता, यानी अर्धकपाली दर्द, मतलब कि आधा सर दुखने लगता या टनटनाने लगता, टनटनाना यानी दुखना, जब दुखने लगता तो वह काम छोड़कर उठ जाता और कह देता कि किसी दिन आकर पूरा कर दूंगा। और किसी दिन का मतलब कभी नहीं, यानी वो कभी नहीं आकर उस काम को पूरा करता। और साथ ही साथ जो सिरचन था वह एक कलाकार था। उसे मोथे घास आपको मैंने बताया एक प्रकार की घास होती है, पटेर की रंगीन शीतल पाटी, बांस की यानी बम्बू, बांस की तीलियों की झिलमिलाती चिक, यानी ऐसी चटाई बनाता कि देखते बनता, सतरंगे डोर की मोड़े, भूसी चुन्नी रखने के लिए मूंछ की रस्सी के बड़े बड़े जाले, मूंछ की रस्सी यानी सरकंडे के छिलके की बनी हुई रस्सी। अब आपको मैंने पहले ही बताया, सरकंडा यानी जो तालाब के पास जो झाड़ पाई जाती है, उस पौधे की पत्तियां से रस्सी बनाई जाती है, तो वो हुआ एक प्रकार का झाड़ है ये सरकंडा। तो इस प्रकार के जो सारे काम होते थे वो केवल सिरचन ही जानता था, और पूरे गांव में सिरचन के अलावा ऐसा कोई नहीं था जिसे यह काम आता हो। तो इस प्रकार बच्चों, सिरचन क्या था? एक कलाकार था, और जो काम सिरचन को आता था वो गांव में किसी को नहीं आता था। अब हम आगे देखते हैं छात्रों। यह दूसरी बात है कि जब गांव में ऐसे कामों को बेकाम का काम समझते हैं लोग, बेकाम का काम यानी बिना काम का, अनुपयोगी काम, ऐसा काम जिसका कोई उपयोग ना हो, जिसकी मजदूरी में अनाज या पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं, पेट भर खिला दो, काम पूरा होने पर एकाध पुराना धुराना कपड़ा देकर विदा कर दो। पुराना धुराना यानी पुराने कपड़े। तो ये जो काम गांव में होते थे वो बेकार का काम समझा जाता था, और ऐसा काम कराने के लिए लोग क्या करते थे? पेट भर अनाज दे दिया और कोई पुराना धुराना कपड़ा देकर विदा कर दिया, यानी भेज दिया। तो इस प्रकार गांव में चलता था। वह कुछ भी नहीं बोलेगा, कुछ भी नहीं बोलेगा, ऐसी बात नहीं। सिरचन को बुलाने वाले जानते हैं, सिरचन बात करने में भी कारीगर है। महाजन टोले के भज्जू महाजन की बेटी सिरचन की बात सुनकर तिलमिला उठी थी। अर्थात बच्चों कि सिरचन जिस तरह का कलाकार था, जो काम सिरचन को आते थे गांव में किसी को नहीं आते थे। तो कुछ लोग सोचते थे कि उसको पुराना धुराना कपड़ा देकर और भरपेट अनाज देकर भेज सकते हैं, भेज दो, विदा कर दो। लेकिन सिरचन ऐसा नहीं था। अगर वो एक कलाकार था तो बातों का भी वो एक कलाकार था, कारीगर था। तो एक बार क्या होता है, महाजन टोले के भज्जू महाजन की बेटी ने क्या किया था? सिरचन पर गुस्सा गई थी। तिलमिला उठना यानी गुस्सा हो जाना। ठहरो, मैं माँ से जाकर कहती हूँ इतनी बड़ी बात, यानी कि वो गुस्से में उसने सिरचन को क्या धमकी दी थी कि तुमने जो बात कही है वो जाकर मैं किससे कहूँगी? माँ से जाकर कहूँगी। तुमने इतनी बड़ी बात कही है। किसने कहा था? भज्जू महाजन की बेटी ने सिरचन से कहा था। ध्यान देना बच्चों, ये किसने किससे कहा में आ सकता है। अब आगे, बड़ी बात है बिटिया, बड़े लोगों की बस बात ही बड़ी होती है, नहीं तो 2-3 पटेर की पट्टियों का काम सिर्फ खेसारी का सत्तू खिलाकर कोई करवाए भला? यह तुम्हारी माँ ही कर सकती है बबुनी। सिरचन ने मुस्कुराकर जवाब दिया। कहने का अर्थ हुआ, जिस तरह भज्जू महाजन की बेटी ने कहा और उसका जवाब सिरचन ने क्या दिया, कहा कि बिटिया यानी बेटी, ये ऐसे काम जो पटेर की जो पट्टियाँ बनाई जाती हैं, अगर उसको बनाना पड़े तो 2-3 पटेर की पट्टियाँ बनाने के लिए बड़े बड़े लोग क्या करते हैं? खेसारी का सत्तू खिलाकर, खेसारी का सत्तू यानी भुनी हुई
लतरी, लतरी यानी दाल, भुनी हुई दाल का आटा जो होता है उसकी लपसी बनाकर, उसका सतुआ बनाकर खिलाना, बारीक बारीक करके आटे जैसा बनाकर, और उसका लपसी जैसा बनाकर खिलाना। यानी इस तरह का खाना देकर 2-3 पटेर की पट्टियाँ आराम से बनवा लें, क्योंकि बड़े लोग कंजूस होते हैं और बड़े लोग की बात ही बड़ी बड़ी होती है। तो इस तरह किसने जवाब दिया? सिरचन ने जवाब दिया। किसको? भज्जू महाजन की बेटी को। और इसी तरह तुम्हारी माँ भी कर सकती है। किसने कहा? सिरचन ने कहा। अब हम आगे देखेंगे। इस बार मेरी सबसे छोटी बहन की विदाई होने वाली थी। किसकी? लेखक की छोटी बहन की विदाई होने वाली थी और पहली बार ससुराल जा रही थी मानू। लेखक की छोटी बहन का नाम क्या था? मानू। और मानू जो है वो पहली बार अपने ससुराल जा रही थी। बच्चों, लेखक की छोटी बहन का नाम मानू, जो पहली बार अपने ससुराल जा रही थी। मानू के दूल्हे ने पहले ही बड़ी भाभी को खत लिखकर चेतावनी दे दी थी। चेतावनी यानी उनको वार्निंग दे दी थी। क्या वार्निंग दी थी भाभी को? उन्होंने खत लिखा था और खत में लिखा था कि मानू के साथ मिठाई की पतीली न आए, यानी मिठाई का डब्बा नहीं आना चाहिए। क्या आना चाहिए फिर? कोई बात नहीं। 3 जोड़ी फैशनेबल चिक और पटेर की 2 शीतल पार्टियों के बिना आएगी मानू तो, यानी इस तरह धमकी किसने दी थी? मानू के दूल्हे ने। किसको दी थी? भाभी को। खत लिखकर उसने कहा था कि अगर मिठाई का डब्बा ना आए चलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन 3 जोड़ी फैशनेबल चिक चाहिए और पटेर की 2 शीतल पार्टियां बनी हुई मानू के साथ आनी ही चाहिए। तब भाभी ने हंसकर कहा था। भाभी ने हंसकर क्या जवाब दिया? उसको ध्यान देंगे। भाभी ने हंसकर कहा, बेरंग वापस, इसलिए 1 सप्ताह से पहले से ही सिरचन को बुलाकर काम पर तैनात करवा दिया था माँ ने। यानी लेखक की माँ ने क्या किया? जिस तरह भाभी को संदेश मिला, चेतावनी मिली, यह सुनते ही लेखक की माँ ने सिरचन को बुलावा भेजकर 1 हफ्ते पहले से ही 3 फैशनेबल चिक और 2 शीतल पार्टी बनाने के लिए बुलावा भेज दिया था। देख सिरचन, इस बार नई धोती दूंगी, असली मोहर छाप वाली धोती। मन लगाकर ऐसा काम करो कि देखने वाले देखकर देखते ही रह जाएं। अर्थात कहने का अर्थ हुआ कि उसने, लेखक की माँ ने सिरचन को बुलावा भेजा और सिरचन को आने के बाद सिरचन को एकदम चेतावनी देकर कह दिया कि मैं तुमको नई मोहर छाप वाली धोती दूंगी, लेकिन तुमको क्या करना है? 3 फैशनेबल चिक और 2 शीतल पार्टी तुमको बनानी है और ऐसा काम करना कि देखने वाले देखते रह जाएं। इस प्रकार किसने कहा? लेखक की माँ ने सिरचन को कहा। चलो अब आगे देखते हैं। पान जैसी पतली छुरी से बांस की तीलियां और कमानियों को चिकनाता हुआ सिरचन अपने काम में लग गया। रंगीन सुतलियों से झब्बे डालकर वह चिक बुनने बैठा। 1.5 हाथ की बुनाई देखकर ही लोग समझ गए कि इस बार एकदम नए फैशन की चीज बन रही है, जो पहले कभी नहीं बनी। अर्थात बांस, पान से भी पतला, पान आप देख रहे हो ना, उससे भी पतला क्या था? सिरचन की जो है छुरी, छुरी यानी चक्कू, और उससे वह बांस की तीलियों को चीरता हुआ, यानी पतली पतली डंडी निकालकर वह चिक बनाना शुरू कर दिया और सुतलियों से झब्बे बनाना उसने तैयार किया। झब्बे यानी गुच्छे तैयार कर दिए उसने, और उसने चिक बनाने बुनने के लिए बैठ गया। और 1.5 हाथ यानी 1 हाथ पूरा और आधा, तो 1.5 हाथ की बुनाई देखकर लोग समझ गए कि इस बार जो चीज़ बन रही है वो एकदम नए फैशन की, एकदम नई डिज़ाइन वाली है। मझली भाभी से नहीं रहा गया, यानी लेखक की जो मझली भाभी है उनसे नहीं रहा गया। उन्होंने क्या कहा देखो, पर्दे के आड़ से बोली, यानी मझली भाभी ने पर्दे की आड़ से ही कहा। क्या कहा? पहले ऐसा जानती कि मोहर छाप वाली धोती देने से ही अच्छी चीज बनती है तो भैया को खबर भेज देती, यानी कि अगर सिरचन को मोहर छाप वाली धोती देने से अच्छी चीज सिरचन बनाए तो मैं अपने भाई को खबर भिजवा देती और मोहर छाप वाली धोती देकर
एक नए डिज़ाइन की, नए फैशन की चीज़ सिरचन से बनवा लेती। काम में व्यस्त सिरचन के कानों में बात पड़ गई। सिरचन मन लगाकर काम कर रहा था, लेकिन मजली भाभी ने जो भी बात कही वह सिरचन सुन लिया। कान में पड़ गई यानी सिरचन ने बात सुन ली। आगे सिरचन ने तब उस बात का क्या जवाब दिया? बोला, मोहर छाप वाली धोती के साथ रेशमी कुर्ता देने पर भी ऐसी चीज नहीं बनती बहुरिया। बहुरिया यानी बहू। बहू, अगर मोहर छाप वाली धोती के साथ तुम मुझे रेशमी कुर्ता यानी रेशम के कपड़े का अगर कुर्ता दोगी तो भी इस तरह की चीज नहीं बनती। मानू दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है। यानी मानू कौन है? लेखक की सबसे छोटी बहन, तो लेखक की माँ की सबसे छोटी बेटी। तो मानू दीदी लेखक की छोटी बहन, काकी की छोटी बेटी है और वो लाडली है। और मानू दीदी का दूल्हा जो है अफसर आदमी है यानी ऑफिसर है, तो उसके लिए इस हिसाब से मैं उसके लिए इतनी अच्छी चीज़ बना रहा हूँ। इस तरह किसने जवाब दिया? सिरचन ने मजली भाभी को जवाब दिया। चलो बच्चों, अब हम अपने स्वाध्याय पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, प्रश्नों के उत्तर लिखो। यहाँ पर बच्चों मैंने आपको कुछ प्रश्न दिए हैं, उन प्रश्नों को पढ़ना है और उसके उत्तर आपको लिखना है। इस कहानी में आए हुए विभिन्न पात्रों के नाम लिखो। यानी इस कहानी में जो पात्र आए हैं, लेखक ने जो पात्र का उपयोग किया है उनका नाम आपको लिखना है। पहला, इस कहानी के नायक सिरचन के साथ साथ रेणु जी की माँ, चाची, मजली भाभी, मानू दीदी इत्यादि पात्र का उपयोग किया, यानी इत्यादि पात्रों के नाम आए हैं। नंबर 2, गांव के लोग जब सिरचन को खेत खलिहान की मजदूरी के लिए क्यों नहीं बुलाते? यानी गांव के लोग सिरचन को अब खेत खलिहान की में काम करने के लिए नहीं बुलाते। क्यों नहीं बुलाते? इसका उत्तर इस तरह है, लोग उसको बेकार ही नहीं बेगार समझते, यानी वो बेकार है, किसी काम धंधे का नहीं है। दूसरे मजदूर खेत पर पहुंचकर 1/3 काम कर चुकते हैं, तब पगडंडी पर तौल तौल कर पांव रखता हुआ धीरे धीरे कहीं सिरचन राय हाथ में खुरपी डुलाता हुआ दिखाई पड़ेगा। यानी बस बहुत आराम से पगडंडी यानी कच्चे रास्ते पर आता हुआ दिखाई देगा, जब तक बाकी मजदूर आधे से ज़्यादा काम कर लेते हैं। तब वह हाथ में खुरपी डुलाता हुआ, यानी कृषि का जो औजार होता है, खेती करने का जो औजार होता है जिससे घास छोलकर निकाली जाती है जमीन से, तो उस तरह की खुरपी को लेकर वो डुलाता हुआ आता है। इस प्रकार हम इसका उत्तर लिखेंगे। चलो बच्चों, अब हम कुछ आकृति युक्त प्रश्न देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 2, आकृति पूर्ण करो। नंबर 1, सिरचन को लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? मुक्तखोर और कामचोर या चटोर। कौन कहता है? लोग कहते हैं। किसको? सिरचन को। नंबर 2, सिरचन का मेहनताना, यानी सिरचन का क्या मेहनताना था? वो मेहनताना क्या लेता था? पेट भर अनाज यानी खाना, एकाध पुराना धुराना कपड़ा। ये कौन लेता था? सिरचन। सिरचन का आने वाले काम, यानी सिरचन को कौन कौन से काम आते थे? सतरंगे डोरे के मोड़ बनाना, भूसी चुन्नी रखने के लिए मूंज की रस्सी की जाले बुनना, मोती घास और पटेर की रंगीन शीतल पाटी बनाना। उसी प्रकार नंबर 4, बांस की तीलियों की झिलमिलाती चिक बनाना, तैयार करना। इस तरह के काम कौन करता था? सिरचन। इस प्रकार बच्चों हमारी जो ठेस कहानी है उसका आधी कहानी पूरी होती है, यानी भाग 1 यहाँ पर हम अपनी कहानी को पूरा करते हैं। बाकी की कहानी अब हम भाग 2 में देखेंगे।